ओके बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एडवांस की सीरीज़, जिसमें हम एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला हमारा जो एडवांस की सीरीज़ है उसमें हम ले रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी जो थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, उसको हम आज ले रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों इसमें ध्यान रखेंगे कौन ये यूट्यूब का ये वाला वीडियो देखेगा हमारा। तो इसमें ये देखेंगे आपने थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है और साथ में आपको बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर की थोड़ा सा नॉलेज है, तो फिर आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हालांकि जो हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी में, और जो इसके बहुत सारे टफ क्वेश्चंस जो आए हैं, ठीक है, और जो बुक्स में हैं, जो पीवाई के हैं, वो भी हम इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों, जो हमारा पहला जो हमने टॉपिक लिया हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन, उसको हम देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक टफ लगता है एट द लेवल ऑफ मेंस या एडवांस, तो उसको भी हमारे कमेंट करके आप बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन। तो हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, क्योंकि हम क्यों देखते हैं वेव फंक्शंस को, क्योंकि जैसे हमें बताया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन है, जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है एक डुअल नेचर एग्जिबिट करता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। और यहाँ पे जो डी ब्रोगली है उन्होंने ये बताया था हमको, और इन्होंने अपनी जो इक्वेशन दी थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हमें डुअल नेचर के बारे में बताता है। लैम्डा बताता है वेव नेचर और एम वी बताता है हमारा पार्टिकल नेचर, और ये एक दूसरे से कैसे रहते हैं, इन्वर्स रहते हैं। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल हमारा जो है फोकस है वो हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन पे ही है। तो इसमें अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इनसाइड द इलेक्ट्रॉन जो है, इनसाइड द एटम जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत टाइम तक, मतलब बहुत टाइम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो कैसे अपना निकालता है, एज द वेव निकालता है। तो हम जहाँ पे अभी हम जिस स्टडी करते हैं, जिस मॉडल को, वो होता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यानी वेव मैकेनिकल मॉडल है। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन के वेव को ही ज़्यादा स्टडी करते हैं, पार्टिकल नेचर उसमें काफ़ी कम स्टडी हम करते हैं। हालांकि दोनों ही नेचर दिखाता है, और हमें ये कभी नहीं हम पता लगा सकते कि कौन सा नेचर कब दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वेव नेचर को लेके ही चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी वेव है इलेक्ट्रॉन की, वो कैसी है बच्चों। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेव है, सबसे पहले देखें 3D है। 3D का मतलब ये 3 डायमेंशनल वेव है। तो एक्स वाई जेड डायमेंशन के अंदर ये कहीं भी जो है यहाँ पे प्रोपोगेट कर सकती है। एक्स वाई जेड डायमेंशन के अंदर कहीं भी ये जो है वेव हमारा प्रोपोगेट करेगी। हमारा इलेक्ट्रॉन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो ये वेव कैसी होती है, 3D होती है। लेकिन एट द लेवल ऑफ 11th-12th हम केवल 2D लेकर ही इसको पढ़ते हैं, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स 11th-12th में नहीं पढ़ाते हैं। फिर दूसरा कैसा है, ये स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। तो ये वाली स्टैंडिंग वेव का मतलब जैसे रबर बैंड है या गिटार की जो स्ट्रिंग है, उसके ऊपर जो वेव बनती है वो उसी जगह पे रहती है। रबर बैंड के अंदर हम वेव बना दें ऐसे करके, तो वहीं पे वो रहेगी। गिटार की स्ट्रिंग में वेव बना देंगे तो गिटार की स्ट्रिंग पे ही रहेगी, वहां से बाहर नहीं जाएगी। तो ऐसी वेव्स कैसी रहती है, स्टेशनरी। एटम की जो वेव, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो एटम के अंदर ही रहती है, इसीलिए इसको स्टेशनरी वेव कहते हैं, ठीक है। अब जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है वो क्या है हमारे लिए, वो है साई। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साई से। और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, जो लोग जिन्होंने 11th तक भी पढ़ा होगा, तो या फिर 12th में भी पढ़ लिया होगा, तो जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो कैसा होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी लेके ही सॉल्व करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखें वेव कहाँ पे बनेगी, वेव वहां पे बनेगी जहां पे इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। तो अभी हम इसको देखते हैं। जो 11th वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ये टॉपिक अभी इंटरफेरेंस ऑफ द वेव उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अब उसको भी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो कहाँ पे बनेगी, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो बनेगी जहां पे इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, ओके। अब वेव आप सब लोगों को पता है, वेव में यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन होती है, और यहाँ पे ये अपना जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो +1 का होता है उसको अपन क्रेस्ट लेते हैं, और जो -1 का होता है उसको अपन ट्रॉ लेके चलते हैं, ओके। तो आगे देखें बच्चों, इसके अंदर हमारा, तो इसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसकी अभी हमने बात की, वो क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है हमारा जब दो वेव आपस में मिलती हैं, सामने से आके जब दोनों वेव मिलेंगी तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें क्या होता है, जो वेव का जो क्रेस्ट है, सपोज ये वाला जो वेव है इसका जो क्रेस्ट है हम देखें सामने वाली वेव के क्रेस्ट के ऊपर ही लगाएं, तो इसमें क्या करते हैं, जो क्रेस्ट है दैट लाइज ऑन द क्रेस्ट एंड ट्रॉ लाइज ऑन द ट्रॉ। तो जो ये क्रेस्ट है इसको हम उठा के, ये वाली जो रेड कलर वाली वेव है इसको उठा के हम इस ब्लैक कलर वाली वेव के ऊपर पुट कर देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव। तो एक वेव को उठा के हमने दूसरी वेव के ऊपर पुट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर इंपोजिशन ऑफ द वेव कहते हैं। तो यहां से इसको उठा के इसके ऊपर पुट कर देंगे। तो अब यहां पे देखें दोनों जो वेव हैं, दोनों जो वेव हैं यहां पे उनका जो एम्पलीट्यूड है वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यहां पे क्रेस्ट के ऊपर भी और ट्रॉ के ऊपर भी। तो क्रेस्ट ब्लैक कलर वाली वेव और रेड कलर वाली वेव का जो क्रेस्ट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रॉ के ऊपर ट्रॉ लाई कर रहा है। तो इसके अंदर जो हमारा एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, दोनों वेक्टर्स के बीच में, दोनों वेक्टर्स ए और बी ले लेते हैं और इसको अपन ले लेते हैं साई को, ए और बी को, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पे भी हमने साई लिया है और यहाँ पे भी साई लिया है। तो दोनों एम्पलीट्यूड के बीच में जो वेक्टर बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 0 डिग्री है। अब जो रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा साई स्क्वायर प्लस 2 साई स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। तो जब ये 0 डिग्री आएगा तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो इन दोनों वेव से मिलके जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2 साई। तो इसमें क्या है, रिजल्टेंट जो है बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे हम ये जो है बोहर ने कुछ जो प्रपोज किए थे पोस्टुलेट, उनको इधर से आके हम प्रूफ करते हैं। तो वेव कहां पे बनती है, इलेक्ट्रॉन की वेव तभी बनेगी जब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब ये कैसे क्या होगा उसको आगे अपन पढ़ते हैं। ओके, अब यहां पे देखें कंस्ट्रक्टिव का अपोजिट क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चों, क्रेस्ट जो है वो दूसरी वेव के ट्रॉ पे लाई होता है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये वाली वेव उठाई, ठीक है, और इस वाली वेव के ऊपर यहाँ पे रख दी। इसमें क्या है कि अगर हम थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अलग से बताने के लिए, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखें, तो अगर मैंने एक वेव इस तरीके से बनाई यहाँ पे, ओके, और दूसरी वेव जो है, चलिए यहां से बना लेते हैं, दूसरी वेव जो है मैंने इस तरीके से बनाई, ओके, और ये दोनों वेव उठा के मैंने सुपर इम्पोज कर दिया। ठीक है, अब सुपर इम्पोज कैसे कर रहे हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे सपोज हमने ये लिया और इसमें हमने ये वेव उठा के इसके ऊपर यहाँ रख दी। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, अब इन दोनों वेव के बीच में जो एंगल है, इन दोनों वेव के बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है, एंगल हमारा 180 डिग्री आ रहा है। तो जब ये एंगल 180 डिग्री आ गया तो इसमें रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर्स के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल आ जाता है तो रिजल्टेंट कैसा हो जाता है, 0। और इसको क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरफेरेंस अगर इस तरीके से हो जाता है जहाँ पे एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो वेव ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कभी भी जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती ही नहीं, वेव अपने आप को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। डिस्ट्रक्टिव मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे हम इसका बारे में पढ़ेंगे कि किस पर्टिकुलर जगह पे डिस्ट्रक्टिव बन सकता है और वहां पे वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो हमने देख लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब क्रेस्ट के ऊपर लाई करेगा इस तरीके से। फिर हमने देख लिया इसमें जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, जो हमारा एक क्रेस्ट है वो दूसरे वेव के ट्रॉ के ऊपर लाई करेगा, क्रेस्ट जो है वो ट्रॉ के ऊपर लाई करेगा, तो एंगल 180 डिग्री बन जाएगा।
ओके, चलिए आगे देखें इसके अंदर। अब यहाँ पे देखें, जो इलेक्ट्रॉन की वेव हमारे आएगी एटम के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेव है हम उसको अभी क्या ले रहे हैं, एक सर्कल के अंदर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आसपास हमें पता है रिवॉल्व करेगा। ओके, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल रिवॉल्व नहीं करेगा, ये कैसा करेगा, एज अ वेव आएगा। ठीक है, अब वो वेव कैसी रहेगी, कंस्ट्रक्टिव बनाएगी, डिस्ट्रक्टिव बनाएगी, उसको हम देखते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब यहां थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। यहां पे देखें, सम रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस गिव कंस्ट्रक्टिव एंड सम गिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, कुछ रेडियस जो है न्यूक्लियस से कंस्ट्रक्टिव देंगे और कुछ क्या देंगे, डिस्ट्रक्टिव देंगे। अब कब डिस्ट्रक्टिव देंगे, कब कंस्ट्रक्टिव देंगे, ये हमें यहां पे देखना है। अब यहां पे देखें, सपोज अगर हम इस वाले लाइन को देखें, यहां ए से लेके ई तक हमारे पास इस तरीके से एक वेव ये है, इस तरीके से एक वेव ये है, और यहां पे पूरी जो है, यहाँ पे एक वेवलेंथ जो हमने ली है लैम्डा, और दूसरी वेवलेंथ भी क्या ली है, लैम्डा ली है। तो यहाँ पे ए से लेके ई तक हमारे पास जो है 2 लैम्डा का डिस्टेंस हो गया है। ओके, अब यहाँ ए से लेके बी तक हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाई 2। ओके, तो यहाँ पे ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा हो गया, टोटल डिस्टेंस हमने क्या ले लिया है, 2 लैम्डा ले लिया है, और यहाँ पे ये ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज लैम्डा बाई 2। अब हमने क्या किया है, ए और ई को कनेक्ट कर दिया, वी हैव कनेक्टेड ए एंड ई। तो जब हमने ए और ई को कनेक्ट कर दिया, यहां देखें इस जगह पे हमने ए और ई को कनेक्ट कर दिया। तो जब हमने ए और ई को कनेक्ट कर दिया, ए और ई से सीधे हैं, तो हमने उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट करने के बाद हमारा पूरा क्या बन गया, ये एक सर्कल बन गया। ओके, यहाँ पे क्या बन गया, सर्कल। तो अगर हम देखें सर्कल के अंदर हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, सर्कल के ऊपर भी हमने सेम पॉइंट लगा लिए हैं, ए बी सी डी ई, ए और ई कनेक्टेड हैं तो एक ही जगह आ जाते हैं। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा लाइन है और सर्कल है उसके अंदर इसमें देखें, तो जब हमारा ये लाइन है ए से बी में क्या गया है, ऊपर की तरफ गया है, तो क्रेस्ट है। तो अब यहां पे देखें ए से बी में, ठीक है, ए से बी में क्या हो गया हमारे लिए, ये क्रेस्ट बन गया। उसके बाद बी से सी में क्या बन गया, ट्रॉ। तो बी से सी में क्या बन गया, ट्रॉ, क्योंकि अब ये सर्कल के ऊपर चल रही है वेव। फिर सी से डी में अगेन क्रेस्ट बना इस तरीके से, और फिर डी से ई में हमारा ट्रॉ बन गया। ठीक है, तो जो अंदर है हमने यहाँ पे क्या लिया है, जितने भी वेव यहाँ पे अंदर की तरफ आ रही हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया है, क्रेस्ट। ठीक है, जो बाहर की तरफ है यहाँ पे क्या लिया है, ट्रॉ। क्रेस्ट ट्रॉ, क्रेस्ट ट्रॉ, इस तरीके से लिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें, वेव कहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ए से। तो यहाँ से वेव कहाँ चलना हो स्टार्ट हुई, ए से। ए से लेके बी में उसने क्या बनाया, क्रेस्ट। यहाँ पे क्रेस्ट बनाया, तो यहाँ पे भी हमने क्रेस्ट बना लिया। बी से सी में क्या बनाया है, ट्रॉ। तो यहाँ से बी से सी में भी क्या बन गया, ट्रॉ बन गया। सी से डी में अगेन क्रेस्ट बना है, सी से डी में क्रेस्ट बना है, तो यहाँ पे भी क्रेस्ट बना लिया। ओके फिर यहाँ पे देखें डी से लेकर ए ई तक, डी से लेकर ई तक क्या बन गया, ट्रॉ। तो यहाँ पे भी ट्रॉ है, यहाँ पे भी ट्रॉ बना लिया। अब क्या होगा, जब वेव वहां से लौटेगी, जब यहाँ ई पे आ गई वेव, यहाँ ई पे आ गई, तो वेव आगे बढ़ना स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पे वेव ने ट्रॉ बनाया है तो यहाँ पे वेव चलती हुई आएगी और वापस क्या बनाएगी, क्रेस्ट बनाएगी, और ये लगातार ऐसी वेव घूमती रहेगी। तो इसमें क्या हो रहा है, वेव ने ए से चलना स्टार्ट किया इस तरीके से, जब वो वापस ए पे लौटेगी, ई और ए कनेक्टेड है, जब वो वापस लौटेगी तो पहले वाले क्रेस्ट के ऊपर ही अपना नया क्रेस्ट बनाएगी। ऐसे घूम रही है वेव, तो इसमें अब पहले वाले वेव के ऊपर ही अपना नया क्रेस्ट यहाँ पे बनाएगी। अब ये हो सकता है आपको इस समय समझ में नहीं आया हो, तो अगली वाली स्लाइड में ये आपको समझ में आ जाएगा। अगली वाली स्लाइड में समझ में क्यों आएगा, देखिए नेक्स्ट इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर नहीं बन रहा है। अब यहाँ देखें इस वाले केस में क्या है, जैसे ए बी सी डी हमने यहाँ पे ले लिया है, पूरा एक वेवलेंथ हमने क्या लिया है, लैम्डा,
और यहाँ पे क्या लिया है, लैम्डा बाई 2 लिया है। ठीक है, ये ले लिया लैम्डा पूरा ए से लेके सी तक लैम्डा, और इतना आधा वाला पार्ट लैम्डा बाई 2 लिया है। हमने क्या कनेक्ट कर दिया, ए और डी को कनेक्ट कर दिया, तो ए और डी को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है। ओके, चले अब यहाँ पे जब ए और डी कनेक्ट हो गए तो पूरा का पूरा क्या बन गया, सर्कल बन गया। अब जब ये सर्कल हमारे पास आ गया, ठीक है, तो यहाँ से वेव चलना स्टार्ट हुई, कहाँ, ए से, तो ए से गए बी, ए से गए बी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रेस्ट, तो यहाँ पे भी हमने क्या मान लिया, इसको क्रेस्ट मान लिया। फिर बी से सी में क्या बन रहा है, ट्रॉ, तो बी से सी में भी हमने क्या मान लिया, ट्रॉ। ठीक है, फिर सी से डी में क्या बन रहा है, क्रेस्ट, तो सी से डी में भी क्या बन गया, क्रेस्ट। अब वेव अगर यहां पे क्रेस्ट बना रही है तो अगली बार क्या बनाएगी, ट्रॉ बनाएगी। लेकिन पहली वाली वेव ने क्या बनाया था, स्टार्टिंग वाली ने क्रेस्ट बनाया था, और ये वाली वेव क्या बना रही है, ट्रॉ। अब क्रेस्ट और ट्रॉ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बनेगा। पहले वाले केस में वापस जाएं अगर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा था, वेव चलना स्टार्ट होती है ए से ऐसे करके, तो जहां पे वेव ने एंड किया अपना, वापस यहां पे आई है, तो यहां पे जो वेव एंड हुई, तो आगे जब चलेगी तो पहली वाली वेव ने जो क्रेस्ट बनाया है, नेक्स्ट वाली वेव भी उस पे क्रेस्ट ही बनाती है। ओके, तो ये वाला इंटरफेरेंस कैसा होता है हमारे लिए, ये वाला इंटरफेरेंस हो जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर ही लाई कर रहा है। और ये वाला इंटरफेरेंस कैसा हो जाएगा हमारे लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेव चलना स्टार्ट हुई, जैसे सपोज यहाँ से उसने बनाया क्रेस्ट, फिर ट्रॉ, फिर क्रेस्ट, और अब क्रेस्ट के बाद क्या बनाएगी, ट्रॉ बनाएगी। लेकिन पहली वाली वेव ने क्रेस्ट बनाया, अब नई वाली वेव ट्रॉ बनाएगी, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करने के बाद डिस्ट्रॉय करेंगी। तो ये वाला जो इंटरफेरेंस होता है, ये कैसा हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, क्योंकि क्रेस्ट जो है इसके अंदर ट्रॉ पे लाई कर रहा है, तो इसके कारण एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले केस में, तो हमारे पास कितने लैम्डा थे, 1 लैम्डा एंड 2 लैम्डा, तो टोटल मिला के यहाँ पे 2 लैम्डा थे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि जो सरकमफियरेंस है, सॉरी, ये जो सरकमफियरेंस है वो क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा है। जो पूरा का पूरा सरकमफियरेंस है ए से लेके ई तक, वो कैसा हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा है। तो यहाँ पे हम क्या देखें, अगर हमने लिखा है 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो ये क्या बता रहा है हमारे लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा है। और यहाँ पे हमने कितना लैम्डा लिया, यहाँ पे हमने लिया है 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये जो पूरा 2 पाई आर है, इसमें कितना वेवलेंथ आ रहे हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, सो दैट इज योर 1.5 लैम्डा। और इस कारण से यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। ठीक है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना था। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के लिए हम क्या लिखते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से चलनी चाहिए। अगर डिस्ट्रक्टिव बनाना है तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एम लैम्डा होगा, तो एम की वैल्यू क्या हो जाती है, फ्रैक्शन में हो जाती है। जैसे हमने पिछली बार हमने देखा कि 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना लिखा है, ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है 1.5 लैम्डा, और ये क्या बना रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा है। ठीक है, और 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा में 1 2 3 4 है, तो ये क्या बनाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने के लिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 होनी चाहिए। अगर आपने पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना भी नहीं है, कम से कम इतना भी याद रख लेंगे एडवांस के लिए, तो भी अपना जो है काम यहाँ पे हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, जब एन की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, एन कोई भी नंबर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा बोहर वाला था, बोहर में एक प्रॉब्लम क्या थी कि जो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई था, उसको बोहर ने प्रूव नहीं किया था, वो प्रूव नहीं हो पाया था। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर क्या होता है, हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर ही हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 2 3 4 होती। लेकिन ये प्रूव किसने किया, बाद में डी ब्रोगली ने किया। कैसे प्रूव किया कि जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, ये डी ब्रोगली ने दिया, और 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा है, ये भी डी ब्रोगली ने ही दिया। ठीक है, तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू है एच अपॉन एम वी, इसको उठा के हम यहां रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे
2 पाई आर इज इक्वल टू एन और एच अपॉन एम वी। यहाँ पे लेमडा की जगह क्या रख दिया, एच अपॉन एम वी। और इसी को हम जब हम रीअरेंज कर देंगे, यही हम जब रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है प्रूफ लिया था कि ये जो है उन्होंने उसका प्रूफ नहीं कर पाया था, तो बाद में ये जो प्रूफ किया था किसने किया था, डी ब्रोगली ने इसको प्रूफ किया था कि जो पोस्टुलेट है वो सही है। ओके, अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, जिससे आपके एडवांस के क्वेश्चन आएंगे, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साई। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साई में देखें, यहाँ पे साई हमने देख लिया है। साई क्या होता है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, देख ही लिया आपने। अब यहाँ पे कैसा होना चाहिए, जो साई है, साई की सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। दे शुड बी अ कंटिन्यूअस वैल्यू। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना है। जैसे साई की जो वैल्यूज़ हैं, साई वर्सेस आर का ग्राफ अगर बनाएं कोई वेव में, तो यहाँ पे जो साई की वैल्यूज़ हैं कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस समझने के लिए डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, जैसे हमने एक वेव बनाई बीच में, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गई, तो ऐसा वैल्यूज साई का जो या वेव हमारी नहीं बनती है, डिसकंटिन्यूअस वेव नहीं बनती कि बन गई फिर बीच में रुक गई फिर बन गई, ऐसा नहीं होता है। वेव पर्टिकुलरली लगातार ही चलती है। ओके, तो इसमें पहला, इसमें मेन पॉइंट कौन कौन से देखने हैं, वैल्यूज शुड बी कंटिन्यूअस। ठीक है, सेकंड यहाँ पे देखें, ऑल वैल्यूज आर फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से, ठीक है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे किसी भी डिस्टेंस पे वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू कैसी हो रही है, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। साई का जो एम्पलीट्यूड है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव शुड बी फाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। दूसरा कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए। सिंगल वैल्यू का मतलब ये है, सिंगल वैल्यू का मतलब ये है कि एक ही पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूक्लियस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, डबल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ट्रिपल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। ओके, ये सिर्फ पॉस्टुलेट है, इसको आगे जाके स्टडी करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करते हैं इनका डिटेल, लेकिन आपके में सिर्फ इसके थोड़े 3 पॉइंट ही हैं, वो ही बच्चों आपको याद रखने हैं, ज़्यादा उसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखें, साई क्या होता है, साई इज द वेव फंक्शन। ठीक है, कई बार आपने पढ़ा होगा साई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन है, तो मतलब क्या है। ठीक है, साई इज द वेव फंक्शन का मतलब होता है जितने भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास पोजीशन है, वी कैन ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम है, एनर्जी है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं वो साई की वैल्यू से कहीं ना कहीं कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, एडवांस में भी नहीं है कि साई की वैल्यू से हम काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर लें एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि असर्शन रीजन में या ट्रू फॉल्स के अंदर ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, वो थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अंदर का जो डिटेल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बहुत जो आगे पढ़ते हैं तब आता है। ओके, अब यहाँ पे देखें 2-3 इसके अंदर पॉइंट देखें। साई क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड तो है ही, साथ ही में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम साई का ग्राफ बनाए इस तरीके से, या कोई भी आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव वैल्यू तो वेव की जाती है, जैसे वेव में कोई भी ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वेव नेगेटिव हो जाएगा। जैसे साइन कर्व वगैरह अपन बनाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है, तो साई की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें क्या आता है, यहाँ पे टू रिमूव द नेगेटिव वैल्यू ऑफ साई, इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, प्रोबेबिलिटी जो है या पॉसिबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। जो नेगेटिव अगर उसमें होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसके अंदर क्या होता है, हम इसको क्या करते हैं, साई की वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं ताकि जो नेगेटिव पार्ट है वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। ओके, चलिए बच्चों, अब देखें साई स्क्वायर क्या हो जाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। साई को क्या कह रहे थे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, साई को हम क्या बोल रहे थे, केवल प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे क्या हो जाता है, साई स्क्वायर को क्या कहते हैं हम,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। साई स्क्वायर को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वेव, या सिंपली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, दैट इज योर साई स्क्वायर, ताकि नेगेटिव वैल्यू हमारी नहीं रहे, ठीक है। ये इसको साई स्क्वायर, तो साई और साई स्क्वायर में अंतर समझ गए। फिर थर्ड पॉइंट देखें, फाइंडिंग द साई स्क्वायर इन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ डी आर इन अ स्फीयर इज कॉल्ड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है कि हमारा जो स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक ले लेते हैं अलग से, अगर हम स्फीयर ले, ठीक है, जैसे ये हमारा अगर कोई स्फीयर है और इसमें न्यूक्लियस है, ठीक, और ये जो न्यूक्लियस है इसका अपन यहाँ से डिस्टेंस r ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस ऑफ डी आर, ठीक है, पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस जो है डी आर के अंदर, इसमें जो है साई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, पर्टिकुलर छोटे से सेक्शन में डी आर में क्या है साई स्क्वायर की वैल्यू, सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे जो साई स्क्वायर अगर हम स्मॉल सेक्शन के अंदर देखें तो क्या हो जाता है, हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाती है। अगर हम देखें इसमें आगे, तो जो हमारा वॉल्यूम है, पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर है। तो स्मॉल डिफरेंशिएट करके स्मॉल सेक्शन डी आर के में हम इसको क्या देखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास इसका डिफरेंशियल आ जाएगा। अब ये वाला पर्टिकुलर आप देखें, 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, अगर हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है पूरे के पूरे उसके अंदर, और उसके अंदर जो साई स्क्वायर की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाती है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ हम बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल और होती है, लेकिन वो हायर लेवल ऑफ क्लासेस में आती है, 11th-12th में नहीं आती, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, केवल इससे रिलेटेड ग्राफ के। इसका कोई कैलकुलेशन आपको नहीं पढ़ना है कि इसको हम कैलकुलेट कर लें, यहाँ से इंटीग्रेट कर लें, ऐसा कुछ नहीं करना है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, 11th-12th के लेवल पर नहीं आती। बस आपको समझ लेना है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमने इसमें देख ली, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तीन चीज़ें इसमें हमने देख ली हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखें मैक्सिमा जो होता है, वैसे मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा है, तो पॉसिबिलिटी का जो मैक्सिमा है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होगी वो कहाँ पे आएगी, मैक्सिमा आएगी विद रिस्पेक्ट टू डी आर। डी आर, आर क्या हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो डी साई बाई डी आर क्या होता है, 0 होता है। अगर मैक्सिमा आ रहा है किसी भी पॉसिबिलिटी में, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे डी साई बाई डी आर का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो अगर मैक्सिमा आ रहा है सपोज इस तरीके से, तो इस मैक्सिमा पे डी साई बाई डी आर की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी 0 हो जाती है, सबको पता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ है ये, ठीक। और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमा डिस्टेंस या फिर आर मैक्स। तो आर मैक्स की वैल्यू जो हमने रेडियस का जो फॉर्मूला पढ़ा है वही होती है 0.529 n स्क्वायर बाई z, यही आर मैक्स की वैल्यू। आर मैक्स मतलब जहाँ पे ये मैक्सिमा आएगा, ये डिस्टेंस जो है आर का, ठीक है, जो डिस्टेंस है आर का, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमा हमारा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आर मैक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी इस पोजीशन पे। ओके, चलिए आगे देखें। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो है हमारे पास, इसमें देखें हमारे पास क्या है कि ये हमने साई की जो इक्वेशंस हैं वो हमें देखनी है यहाँ के अंदर, ठीक है। केवल एडवांस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेंस में इतना कठिन क्वेश्चन कभी कभार 1-2 बार ही आया है, बाकी नहीं आता। अब ये वाली जो है, ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं साई की, उसकी इक्वेशंस हैं। अब इतनी बड़ी इक्वेशन से देख के आपको डरना नहीं है, इक्वेशन आपको याद नहीं करनी है, केवल इसके थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन में इसके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहले बच्चों, ये वाली जो है पहली वाली इक्वेशन 1s की है,
दूसरी वाली इक्वेशन 2s की है, और यहाँ पे देखें ये इक्वेशन किसकी है, 3s की है। अब इसके हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं इक्वेशन के, बाकी इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे केवल मेंस पे फोकस कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साई की वैल्यू 1s के लिए देखें, ये वाली वैल्यू है। इसमें सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक इसके लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है मेन के। तो यहाँ पे देखें इसमें सेवल क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ पे रो की वैल्यू दी है अपने को ZR/A0। तो यहाँ पे कितना लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है अपना e⁻, ठीक है। अगर हो सकता है यहाँ से ना दिख रहा हो आपको, तो इसमें यहाँ पे देखें e⁻, रो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो जो 1s है उसमें केवल क्या रहेगा, हमारे लिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा इस तरीके से। मतलब जो रो के अंदर जो r है, r इज द वेरिएबल, ठीक, r जो है वो वेरिएबल है, ठीक। तो इसमें जो साई है उसको हम क्या लिखेंगे, साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला पूरी क्वांटिटी z, आपको पता है एटॉमिक नंबर A0 जो होता है, A0 की वैल्यू कितनी होती है 0.529। तो ये कांस्टेंट है, ये एक पाई कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ZR/A0 में भी वेरिएबल क्या है, r है। तो यहाँ पे हम एक सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻r के साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें केवल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है 1s के अंदर। फिर देखें इसमें 2s के अंदर, तो 2s में हमारे पास बच्चों देखें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। 2s में यहाँ पे क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन हमने लिख दी, और साथ में हमारे पास क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो 2s के अंदर क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन आएगी, और साथ में क्या आएगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, ओके। ये दो चीजें इसके अंदर आएंगी, ओके। और 3s में अगर हम बच्चों देखें, ये हमारा 3s है। तो 3s में क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 3s के अंदर। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें, स्टार्टिंग से यहाँ पे आए, तो जो 1s है, 1s में केवल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर साई की वैल्यू वेरी करेगी। 2s में लीनियर इक्वेशन है प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और 3s के अंदर क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्लस एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ओके। तो ये इसके अंदर हमारे तीन ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने, इक्वेशन आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, केवल ये देखना है उसके अंदर। फिर देखें यहाँ पे P के बारे में देखें, तो 2pz के अंदर, ये हमारा 2pz है, 2pz के अंदर बच्चों क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब थीटा पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, कॉस थीटा पे, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यहाँ पे ये इसमें डिपेंड कर रही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसमें, 2pz में। 2px एंड 2py के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, ठीक है, इसमें थीटा और साई दोनों हैं, और साथ में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंट प्लस आयोटा, आयोटा मतलब ये वाला फंक्शन भी है। तो उसके अंदर तीन फंक्शन आ जाते हैं x 2px या 2py के अंदर, इस तरीके से हमें देखना है। तो जो हमारा 2pz है उसके अंदर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक है, और ये केवल cos थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में एक्सपोनेंट है। लेकिन 2px और 2py के अंदर यहाँ पे थीटा और साई के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साथ में आयोटा है, और प्लस इसके अंदर हमारे पास एक्सपोनेंट का फंक्शन भी है। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस में आता है, इसलिए थोड़ा सा आप ये देख के चलें कि आपके मेंस के जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है वो आपको आते हो, तभी इसमें आप आगे समझ पाएंगे। तो ये हमारा साई के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। इसके जितने भी हमारे पास ये जो PDF है, ये हम आपको लिंक में शेयर कर देंगे, तो आप उसको डाउनलोड करके दोबारा से पढ़ सकते हैं, ओके, ठीक। अब इसमें देखें नेक्स्ट, अगर हम
ग्राफ बनाए, ग्राफ के ऊपर आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें मेंस और एडवांस में, तो उसको देखें अगर हम, तो जो अभी हमने देखा इससे पहले जो हमारा साई है 1s के लिए, 1s के लिए ध्यान देंगे तो 1s के लिए जो साई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e टू द पावर माइनस r, उसके ऊपर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इसमें आती है। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, आपको जो ग्राफ है वो 3 स्टेजेस पे ग्राफ इसके अंदर आते हैं, एक प्रोबेबिलिटी, दूसरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और तीसरा आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, साई है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज साई स्क्वायर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर डॉट dr। ये आपको 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है। चले अब इसमें देखें यहाँ पे कि जो हमारा 1s ऑर्बिटल है, ठीक है, 1s ऑर्बिटल है वो किस पे डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट और डी ई टू द पावर माइनस आर पे डिपेंडेंट है, z इज कांस्टेंट, a नॉट इज कांस्टेंट। ओके, z की क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर हम साई वर्सेस r का ग्राफ बनाएं, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, साई वर्सेस r का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा इस तरीके से। अब इसमें समस्या क्या है, इस ग्राफ में देखें, जो साई मैक्स है वो यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू इधर आ जाएगी, कब, जब r इज इक्वल टू 0 होगा, जब हम इसमें r इज इक्वल टू 0 रख देंगे यहाँ पे तभी इसके मैक्सिमम वैल्यू आएगी। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो r इज इक्वल टू 0 है वो क्या बताता है, न्यूक्लियस को बताता है। मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको कि न्यूक्लियस पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, जो कि नहीं होती, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ग्राफ हमारे किसी काम का नहीं होता। हालांकि बनाने को अपन बनाते हैं, लेकिन इससे कोई हमें बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस 2zr बाई a नॉट। ये साई स्क्वायर कर दिया, साई स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगी। ओके, तो अगर हम देखें तो ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगेन e टू द पावर माइनस r के ही प्रोपोर्शनल है साई स्क्वायर। तो अगर हम साई स्क्वायर वर्सेस r भी यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं, मतलब नेचर जो है ग्राफ का वो चेंज नहीं होगा। साई स्क्वायर अगेन क्या आ रहा है, न्यूक्लियस पे ही फाइंड हो रहा है हमारा। तो इसमें भी हमारे को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी वो नेगेटिव नहीं था, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो अगला ग्राफ बनता है, जो थर्ड होता है, वो होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ओके, यहाँ पे हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसका हम जो है यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में क्या होता है, जैसे हमारा जो साई है 1s के लिए वो e टू द पावर माइनस आर पे डिपेंड होता है। फिर इसका अगर हम इसको साई की वैल्यू को यहाँ पुट करके विद रिस्पेक्ट टू आर इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारा ग्राफ इस तरीके से यहाँ पे बनता है, इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अब ये आपको करना नहीं है, आप यहाँ साई की वैल्यू पुट करके फिर उसको इंटीग्रेट करें, ऐसा आपको करना नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे, केवल आपको ग्राफ याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है, वर्सेस आर। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का जो ग्राफ आएगा 1s के लिए, ये 1s के लिए जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे इसमें एक मैक्सिमा हमें मिलेगा, वी विल गेट द मैक्सिमा। तो मैक्सिमा में क्या हो रहा है, हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की कहाँ पे आती है, एट द ए नॉट आती है। ए नॉट आपको पता है सबको 0.1529 एंगस्ट्रॉम है हाइड्रोजन के लिए। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आती है। तो ये ग्राफ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिछले 2 ग्राफ के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट के आसपास मतलब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। 99.9% यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी होती है एट द डिस्टेंस 0.529 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये ग्राफ हमारे लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे को मिल रहा है 2s का ग्राफ।
तो 2s की इक्वेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी दी ताकि हमें वापस ना जाना पड़े। तो साई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट। तो इसमें जैसे हमने देखा था पिछली बार 2s के लिए यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन बन रही है और ये कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन है। तो लीनियर इक्वेशन प्लस एक्सपोनेंट फंक्शन किस में आ जाएगा, 2s के अंदर आएगा। अब इसमें देखिए बच्चों, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट। अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या है, अगर r की वैल्यू 2a नॉट हो जाती है, r की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2a नॉट, और ये हम यहाँ पे 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट इज इक्वल टू 0 रख के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब r की वैल्यू अगर मैं कितनी रख दूं, r की वैल्यू हटा के मैं क्या रख दूं, 2a नॉट रख दूं, तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2 माइनस 2 आ जाएगी, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस समय क्या पता लग रहा है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इफ r इज इक्वल टू 0 लेके न्यूक्लियस से दूर जाएंगे और यहाँ पे r इज इक्वल टू 2a नॉट आएगा, जब r इज इक्वल टू 2a नॉट आएगा तो यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो जब ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो साई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, हम नोड कहते हैं। जब r इज इक्वल टू 2a नॉट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोड आएगा। किसके लिए नोड आएगा, 2s ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ग्राफ चलेगा, तो मतलब यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से जाएगा और इस लाइन को पर्टिकुलरली टच करने की कोशिश करेगा। जब r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, अगेन साई इज इक्वल टू 0 होगा। r टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, व्हेन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगेन ये क्या हो जाएगा, साई 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे 0 हो जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी हम लेते नहीं है r को। यहाँ पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, r इज इक्वल टू 2a नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड आ रहा है, तो नोड पे साई की वैल्यू कितनी हो जाती है, नोड पे साई की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, नोड पे क्या होगा, जो साई की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे देखें बच्चों, इसके अंदर हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे, जैसे ये हमारा नेगेटिव पार्ट आ रहा है यहाँ साई का, और यहाँ पे अगर हमने इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया यहाँ, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नोड अपनी जगह ही रहेगा, नोड विल रिमेन एट इट्स प्लेस, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको इसमें थोड़ी बहुत ही ज़्यादा करना नहीं है, इक्वेशन 2s की 3s की है तो नॉर्मल वही करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व बनाया है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये 2s का ही है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डॉट डी आर। तो इसमें हमने क्या बनाया है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कर्व बनाया। ये कर्व ही आपको याद रखना है बच्चों, इसके बाद आपने कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है, ठीक है। जितना हम इसमें दे रहे हैं उससे ज़्यादा कभी भी एडवांस में नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल हम उसमें कर रहे हैं। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड। तो यहाँ पे जो ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक है, यहाँ से जो ग्राफ बनेगा तो ये वाला पार्ट 2s में जाएगा, ये वाला पार्ट 1s में जाएगा, और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1s, फिर नोड आएगा, देन फिर 2s का। तो 2s के ग्राफ में क्या होगा, 1s आएगा, देन 2s आएगा। तो पहला मैक्सिमा आएगा a नॉट पे, दूसरा मैक्सिमा आएगा 4a नॉट पे। अगर n की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4a नॉट पे सेकेंड मैक्सिमा आएगा। ओके बच्चों, तो दो मैक्सिमा के बीच में क्या आता है, अपना नोड आ जाता है। दो मैक्सिमा पोजीशन के बीच में नोड आता है। इतना ही जितना हम दे रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको कभी भी एडवांस में नहीं मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं बच्चों 3s के ऊपर। 3s के ऊपर, तो 3s की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है जैसे हमने पहले देखा था। तो 3s में क्या हो जाएगी, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ द नोड जब साई इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अगर हम ये वाली इक्वेशन को
0 के इक्वल कर देंगे और फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को नोड की दो वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि साई इज इक्वल टू 0 पे नोड आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज बताती हैं। तो 3s के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है तो नोड की दो वैल्यू हमारे पास आएंगी। ठीक है, कैलकुलेशन जो है इसकी हम आगे करेंगे, जब हम इसके अंदर एडवांस के क्वेश्चन करेंगे तब इसके हम कैलकुलेशन भी करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो साई का ग्राफ है फॉर द 3s, साई का जो ग्राफ है उसके अंदर दो नोड की पोजीशन आएंगी, एक ये वाला और एक ये वाला। नोड की पोजीशन भी बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है कि r की वैल्यू क्या आएगी नोड पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी तब साई जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा। हालांकि इस वाले पार्ट को हमें कोई ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। तो ये जो है हमारे दो नोड की पोजीशन आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ओके, अब जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे साई को, तो ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव दैट विल बिकम पॉजिटिव। पहले से ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसके कारण ये साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में जो इसमें ग्राफ बनेगा वो आएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ। तो जब हम 3s का रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, 1s 2s एंड 3s के मैक्सिमाज आएंगे और दो मैक्सिमा के बीच में दो नोड आएंगे इस तरीके से। तो ये आ जाएगा हमारा ग्राफ। तो यहाँ पे जो है ग्राफ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी ग्राफ के अंदर, केवल और केवल यहाँ पे हमें ये देखना है कि ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों 2p का, तो 2p का हमें डायरेक्टली ग्राफ किसका मिलेगा, हमें ग्राफ जो हमें मिलेगा 2p का वो हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ चाहिए। तो ऐसे ही आएगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ जो है 2p का नहीं बनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफ होता है। उसमें जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके अंदर आते हैं। तो आपको केवल यही वाला ग्राफ लेना है, कौन सा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ इस तरीके से आएगा। ओके, 3p का ग्राफ भी हम सिर्फ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ऊपर बनाते हैं। तो इसमें 2p का मैक्सिमा और 3p का मैक्सिमा आता है और बीच में क्या आता है, यहाँ पे एक नोड आ जाता है। दो मैक्सिमास के बीच में हमेशा क्या आ जाएगा, एक नोड आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राफ जो है हमने देख लिए हैं। इस ग्राफ के ऊपर जो PYQ हैं एडवांस के वो भी अपन करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो उसके लिए आप थोड़ा सा चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो जो हमारी थ्योरी है उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो 2πr है इज इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, n की वैल्यू 1 2 3 होनी चाहिए, प्लस इसके अंदर जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं साई के एंड देन इक्वेशन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक देखे वो आपको देख लेना है। ये जो PDF है ये आपको मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखें द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके, साई स्क्वायर वर्सेस आर फॉर द फंक्शन डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे 3p के लिए। तो 3p के लिए अभी हमने बच्चों ग्राफ बनाई है, 3p के लिए इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा 3p का ग्राफ है वो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पे वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसमें देखें बच्चों दो नोड आ रहे हैं यहाँ पे और ये r है। r को क्या लेके चल सकते हैं आप, साई लेके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा r लेके चल रहा है तो उसको अपन साई लेके चल लेंगे। तो जो दो नोड आ रहे हैं, तो दो नोड बच्चों किस में आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो नोड आ रहे थे, किसमें, 3s के अंदर, जो हमने पहले देखा। ठीक है, चाहे तो आप पीछे देख सकते हैं कि जो हमारा 3s है उसके अंदर दो नोड आते हैं, क्योंकि उसके अंदर अगर हम देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो दो नोड की पोजीशन आएगी जब साई इज इक्वल टू 0 रख के चलेंगे। और इसके अंदर यहाँ पे जो दो नोड आ रहे हैं वही हमारे यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे दो नोड आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन के अंदर हमारा ये आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा हमारे लिए, 3s का ग्राफ होगा। ओके ओके, आगे देखें इसके अंदर यहाँ पे देखें इसको, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें श्रोडिंगर इक्वेशन और ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
ठीक है। ए नॉट इज द बोहर रेडियस, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारी 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। द रेडियल नोड इन द 2s के अंदर जो रेडियल नोड है एट आर नॉट, ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू कितनी है। तो अभी हमने जैसे पिछले वाली स्लाइड में कैलकुलेट किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। तो जो रेडियल नोड है मतलब जो नोड रेडियस के ऊपर आ रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, साई इज इक्वल टू 0 रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको इसमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, अगर लीनियर है तो लीनियर को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल को सॉल्व नहीं करना क्योंकि उसको सॉल्व करने से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, 0 रख देंगे, साई की वैल्यू 0 हो जाएगी नोट पे, तो 2 माइनस आर ए नॉट की वैल्यू कितनी रख देंगे 0, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ए नॉट, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 ए नॉट हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, ओके। ये वाला क्वेश्चन को देखें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस, ओके। यहाँ पे ए नॉट एंड जेड आर कांस्टेंट वैल्यू, और यहाँ पे सिग्मा जो है, ये जो सिग्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी दे रखी है 2ZR अपॉन ए नॉट, और हमसे क्या पूछा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड पूछा है। तो नोड का मतलब क्या होता है, साइज इक्वल टू 0 होता है। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, देखें, जब हमें साइज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इसके अंदर दी है और एक क्वाड्रेटिक दी है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम जो है निकालेंगे, एक्सपोनेंट को सॉल्व नहीं करेंगे। अब उसको देखें कैसे करेंगे बच्चों। इसके अंदर जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसके अंदर हमें कितना लिखा है, सिग्मा माइनस वन, और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ये लिखी है सिग्मा स्क्वायर 8 सिग्मा प्लस 12 ये लिखी हुई है। तो इन दोनों ही इक्वेशन को हम क्या रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, ताकि साइज इक्वल टू 0 पे हमें नोड मिल सके। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिग्मा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली। तो सिग्मा की वैल्यू 1 आ गई, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है 2ZR अपॉन ए नॉट। सो सिग्मा को रख देंगे 2ZR अपॉन ए नॉट। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए नॉट बाई 2Z। तो हमारे पास पहला ये नोड की वैल्यू आ गई ए नॉट बाई 2Z, इस पे नोड आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये साई को 0 रख देंगे, ठीक। फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, इसमें भी साई को 0 रख देंगे। तो क्वाड्रेटिक में आपको पता है 2 वैल्यूज आती हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रखा है, ठीक है। आप PDF में जब डाउनलोड करके देख सकते हैं बाद में। तो जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी क्वाड्रेटिक की, एक ये वाली आएगी, एक ये वाली वैल्यू आएगी, और एक ये वाली आएगी, ठीक है। तो इसमें 3 वैल्यू हमारे पास आ गई नोड की। कौन सी आ गई, ए नॉट बाई 2Z, 3A नॉट बाई Z एंड A नॉट बाई Z। अब इसमें पूछा है मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम पोजीशन एंड मिनिमम पोजीशन बच्चों हमसे पूछी है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है हमें, अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है 3A नॉट बाई Z। मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है A नॉट बाई 2Z। तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू कैसी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, ओके। तो 3A नॉट बाई Z ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और A नॉट बाई 2Z। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, फॉर 3s ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ साइज गिवन व्हेन दिस 3s ऑर्बिटल की ये है। व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, सिग्मा की वैल्यू हमें ये दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जो हमारा नोड का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है। तो जैसे मैंने बच्चों आपको पहले बताया, जब मैंने 3s आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि हम नोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम 3s पे वापस लौटें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 3s ऑर्बिटल पे अगर हम वापस लौटें तो 3s ऑर्बिटल अगर हम देखें तो 2 नोड की पोजीशन आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। तो मैक्सिमम पोजीशन इसमें कौन सी होगी बच्चों, जो मैक्सिमम रेडियल नोड होगा वो इस वाले पे होगा, आगे वाली पोजीशन पे, ठीक है। ये मिनिमम रेडियल नोड की पोजीशन होगी। तो हमसे क्या पूछा है, उसके अंदर जो मैक्सिमम रेडियल नोड है उसी की पोजीशन हमसे पूछी गई है, मैक्सिमम रेडियल नोड की ही पोजीशन हमसे पूछी है। तो इसमें हमें क्या करना है,
जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी हुई यहाँ पे देखें, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे और उससे दो इक्वेशन आएगी, इसमें सॉल्यूशन आएंगे। तो जो ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमने जो है इसको सॉल्व किया है 6 - 6 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये 6 सिग्मा हमारे प्लस 6 सिग्मा स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है वो दे रखी है हमको। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा सॉल्व करके रख दिया है। तो सिग्मा की यहाँ पे देखें बच्चों, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक। तो सिग्मा की जो है दो वैल्यूज़ आने के बाद, ठीक, ये वाली यहाँ पे पूरा का पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सिग्मा के लास्ट में फाइनली जो है हमारे पास सिग्मा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 3 ± √3, ठीक है। ये इससे दो वैल्यूज़ हमारी निकलेंगी। तो उसके बाद क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू रखनी है 2RZ/3A0, तो उसको रखेंगे। तो हमारे R जो है जहाँ पे नोड आ रहा है, ठीक है, R पे क्या आ रहा है, नोड आ रहा है, क्योंकि हमने 0 को लेके सॉल्व किया R के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी ये इस तरीके से आ जाएगी। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, जो प्लस की वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी और माइनस की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 3 + √3 A0/Z, ठीक है, 2। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो सिग्मा को स्टार्टिंग में ही यहाँ पे रख के R की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नोड के लिए सॉल्व करना है तो साई की वैल्यू को 0 रखना ही होगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगी, लीनियर इक्वेशन है तो एक ही वैल्यू आएगी। ओके, पॉलिनोमियल और कोई इक्वेशन इसमें नहीं पढ़नी है आपको, क्योंकि उतना ज़्यादा आपके में नहीं आता है। ओके, चलिए अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखें। अगर ये वाला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही लेके चलेंगे। ओके, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस को कैलकुलेट करते हैं ये वो, और उसके अंदर यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो dp/dr है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको चाहो तो बच्चों आप dψ/dr भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो स्टार्टिंग में मैंने आपको चीज़ बताई, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो स्टार्टिंग में जो हमने चीज़ें देखी हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे अगर हम देखें, थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे हमने देखे थे, यहाँ पे देखें मैक्सिमा पे क्या होता है, dψ/dr की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है अगर मैक्सिमा आएगी तो, ठीक। तो इसी को अगर हम आगे देखें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, ठीक, तो यहाँ पे ग्राफ बना रखा है dψ/dr का, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, यहाँ पे 0 पे आती है मैक्सिमा, ठीक है। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वैल्यू ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन dp/r, ठीक है, फंक्शन ऑफ r डिवाइड बाई dr = 0, ठीक है, वन एंटी नोड इज प्रेजेंट। ओके, वन एंटी नोड इज प्रेजेंट, ठीक। तो एंटी नोड क्या होता है, एंटी नोड इज द मैक्सिमा, एंटी नोड क्या हो जाता है, मैक्सिमा होता है, और एक इसके लिए है 1s के लिए, ठीक है। तो 1s के लिए जो हमने बच्चों ग्राफ बनाया है, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वर्सेस r, तो उसके अंदर इस तरीके से ये हमारा ग्राफ आता है, ठीक है। एंटी नोड का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमा को ही अपन एंटी नोड बोलते हैं। तो इसमें लिखा है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हाँ भाई करेक्ट है, मैक्सिमा पे 0 हो जाती है वैल्यू, वन एंटी नोड इज प्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, फिर मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ लिथियम +2 इज A0/3। तो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वही फॉर्मूला है जो रेडियस का होता है, R max = A0 × n²/z। ओके, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैक्सिमम रेडियस के लिए A0 की वैल्यू A0 ही रख देंगे, n की वैल्यू लिथियम के लिए कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सॉरी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और z की वैल्यू लिथियम के लिए 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा A0/3 आ जाएगा। सेम हीलियम के लिए देखें, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ हीलियम इज A0/2, तो हीलियम के लिए n की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे यहाँ पे, और z की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो उसमें n की वैल्यू 1 ही आती है। जितने भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज, तो उसमें n की वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है। ये कितने कठिन क्वेश्चन सिर्फ एडवांस में ही आएंगे,
ठीक, तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट। हाँ, तो भाई Z की वैल्यू भी 1, N की वैल्यू भी 1 हाइड्रोजन के लिए, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट आ जाएगा। तो हमारे लिए ये वाला ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। मोर देन वन वाले इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, तो ये उसके लिए आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चों आगे देखें। यहाँ पे देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हमें जो है देखना है, ये वाले कॉलम से इस कॉलम को मैच करेंगे हम। तो इसके अंदर अगर हम देखें पहले वाले कॉलम को, ठीक है, 4s के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें ए को देखें, यहाँ पे कितने नोड आ रहे हैं, 3 रेडियल नोड आ रहे हैं। ठीक है, तो जो 4s के लिए 3 रेडियल नोड ये करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4s के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास जो है इसके अंदर जब हम 4s के लिए ग्राफ बनाएंगे तो जो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला है वो मैंने नीचे लिख दिया आपके लिए, n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ पे n माइनस एल माइनस 1 में n 4 हो जाएगा, l की वैल्यू 0 हो जाएगी, s के लिए -1, तो यहाँ पे 3 रेडियल नोड यहाँ आ जाएंगे। तो ये इससे मैच हो रहा है 4s से। दूसरा, अगर हम 4s का ग्राफ बनाएं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ है, तो 4s के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जो है इसी तरीके से जाएगा। यहाँ पे 3 रेडियल नोड आएंगे और 1 2 3 4 मैक्सिमाज आएंगी। ठीक है, तो ये वाली जो मैक्सिमा हो जाएगी ये 1s की होगी, उसके बाद 2s की होगी, उसके बाद 3s की होगी और उसके बाद 4s की मैक्सिमा आएगी। तो ये ग्राफ भी जो है 4s के लिए यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे देखें, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन थीटा एंड साई, ये गलत है। s ऑर्बिटल चाहे कोई भी हो, 1s 2s 3s, वो सिर्फ e टू द पावर -r पे या फिर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड करता है, थीटा एंड साई पे डिपेंड नहीं करता, तो ये मैच नहीं करेगा। एटलीस्ट 1 एंगुलर नोड इज़ प्रेजेंट, तो एंगुलर नोड s में 0 होता है, एंगुलर नोड की वैल्यू होती है l के लिए s की वैल्यू होती है 0, तो एंगुलर नोड जो है s के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4s के साथ केवल यही दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें 5p के लिए, 5p के लिए क्या हो जाएगा, 5p के अंदर अगर हम देखें तो जो p है वो स्टार्ट होता है 2p 3p 4p एंड देन यहाँ पे आके हमारा 5p आता है। तो इसके अंदर कितने नोड आएंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे, 2p और 3p के बीच में एक नोड आ जाएगा, इधर भी एक नोड आ जाएगा, इधर भी नोड आ जाएंगे, तो टोटल मिला के हमारे पास 3 रेडियल नोड आएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे जो 5py है उसमें हमारे पास 3 जो है रेडियल नोड आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रेडियल नोड आएंगे इस तरीके से 5py के लिए, तो यहाँ ये 3 रेडियल नोड आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम 5py के लिए आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 रेडियल नोड है। एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन थीटा एंड साई, तो 5py के लिए करेक्ट हो जाएगा, थीटा एंड साई पे दोनों पे डिपेंड करता है py, क्योंकि जो हमने बच्चों पहले देखा है, अगर हम ये वाले इक्वेशन में हम देखें जो हमने लिखा था कैरेक्टरिस्टिक, इसको देखें थ्योरी के अंदर, थ्योरी हमें थोड़ा बार बार देखनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। तो उसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे कि हमारा px और py जो है यहाँ पे साई और थीटा दोनों पे डिपेंड कर रहा है, थीटा एंड साई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, py एंड px। pz जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है थीटा पे ही डिपेंड करेगा, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ पे आएगा। तो इसको अगर हम देखें यहाँ, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5py है डिपेंड अपॉन थीटा एंड साई, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एटलीस्ट 1 एंगुलर नोड इज़ प्रेजेंट, तो हाँ भाई l की वैल्यू p के लिए जो l की वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब एक एंगुलर नोड भी प्रेजेंट है, तो 5py के लिए चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, 5py के लिए हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद हम अगर देखें 3s के लिए,
तो 3s के लिए ग्राफ रहेगा नहीं भाई, ये ग्राफ नहीं रहेगा 3s के लिए, कोई भी इधर मैचिंग नहीं आएगी। ये भी 3s के लिए नहीं बन पाएगा। ओके, फिर एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन थीटा एंड साई, नहीं भाई इसमें कोई थीटा एंड साई की कोई एंगुलर प्रोबेबिलिटी नहीं। एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट, नहीं यहाँ पे कोई भी एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे। ओके फिर देखें 6dxy, 6dxy इसमें देखें अगर तो यहाँ पे जो 6dxy है इसमें अगर हम देखें तो 6dxy जो d स्टार्ट होता है डेट स्टार्ट फ्रॉम 3d, 4d, 5d एंड देन 6d। तो यहाँ पे एक एंगुलर नोड आएगा 3d एंड 4d के बीच में, 4d और 5d के बीच में एक एंगुलर नोड आएगा एंड 5d एंड 6d के बीच में। तो यहाँ पे जो है तीन हमारे पास, सॉरी एंगुलर नोड नहीं रेडियल नोड, गलती से बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे तीन रेडियल नोड आ जाएंगे हमारे लिए, ठीक है, जो कि करेक्ट हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पे भी ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी। एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिपेंड अपॉन थीटा एंड साई, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, थीटा एंड साई पे होगा। एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एटलीस्ट यहाँ पे dxy में वैसे दो एंगुलर नोड प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके लिए वैल्यू l की वैल्यू 2 हो जाती है, तो यहाँ पे दो एंगुलर नोड प्रेजेंट होता है, लेकिन एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट, सो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम रेडियल वेव फंक्शन इज गिवन एज, ओके, तो यहाँ पे जो हमारा रेडियल वेव फंक्शन है उसको हम देखें, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितना है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट r a नॉट, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालना है, r इज इक्वल टू a नॉट टू द रेडियल प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द न्यूक्लियस। तो दो जगह हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, व्हेन r इज इक्वल टू a नॉट है और न्यूक्लियस पे निकालनी है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू a नॉट है, वो तो समझ में आ रहा है, r की जगह यहाँ पे हम a नॉट रख देंगे। न्यूक्लियस पे क्या रखेंगे बच्चों, तो न्यूक्लियस पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस पे हमारा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो स्क्वायर करके निकलती है हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, चाहे रेडियल हो चाहे नॉर्मल हो। तो अगर हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे, वी हैव टू स्क्वायर दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जो 3/2 है, यहाँ पे जो 3/2 है उसमें एक तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो 3/2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके अंदर भी हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फाइनली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e टू द पावर माइनस 2a नॉट बाई a नॉट, क्योंकि पहले वाला जो इसके अंदर फंक्शन है उसके अंदर जो है कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे पाई है, a नॉट है 3/2, तो उसके कारण साई में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, r है, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं, सारे कांस्टेंट है। तो उसको अभी हमने हटा दिया है यहाँ से, तो इसको चाहे तो आप k लेके कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये वाला पार्ट जो है वो वेरिएबल है। कौन सा वाला, ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, इतना वाला पार्ट। ये वाले पार्ट का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्या है, यहाँ पे हमने इस वाले पार्ट को हटा दिया है 1/π a नॉट वाले को, और सीधे ये रखा है एक्सपोनेंशियल वाला। तो अगर हमने स्क्वायर कर दिया है तो क्या आ जाएगा, 2r a नॉट बाई, ठीक है, 2r बाई a नॉट। तो जब पहले में हमने क्या देखा है, r को रखना है a नॉट और एक बार रखना है r को 0। तो r को हमने क्या रख दिया यहाँ पे बच्चों, r को क्या रख दिया, a नॉट, तो a नॉट से a नॉट कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 2। और एक बार क्या रख दिया हमने, r को 0 रख दिया है, एक बार क्या रख दिया, r को 0, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें, ओके, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई e टू द पावर 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू ई टू द पावर माइनस 2। अब ये पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पूछा है कि
यहाँ पे x इंटू ई टू द पावर -5 में x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, यानी 1 इंटू ई टू द पावर -2 में 1 + 2 की वैल्यू पूछिए तो 1 + 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3। अब ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, टफ मतलब थोड़ी सी थ्योरी इसमें आती है, तो आप इसको दोबारा एक बार देखिएगा या फिर आपको वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा तो ताकि आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, ये बताना है। और A0 क्या दिया है, बोहर रेडियस दिया है हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन के अंदर इसके अंदर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखें यहाँ पे ये हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv से हम इसको ड्राइव करते हैं इस वाली इक्वेशन को, लैम्डा इज इक्वल टू h√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाता है। और 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको। एंड r इज इक्वल टू a0 n²/z, ये भी थोड़ी देर पहले बताया, वैसे बच्चों को पता होता है। तो ये 3 जो हमारे पास इक्वेशन है उनसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें इसमें, ठीक है, बीच वाली इक्वेशन में यहाँ r की वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, पहले लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे फिर r की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा कितना हो जाएगा, ये वाली पूरी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली है। ओके, और फिर r की वैल्यू भी पुट कर दी है, z को 1 ले लिया हाइड्रोजन एटम के लिए, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी a0 n² और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी h और √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितना रखने को बोला है हमसे, n की वैल्यू हमसे रखने को बोला है सेकेंड ऑर्बिट के लिए लेना है, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे 2 रख देंगे इसको। और यहाँ पे हम इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे और हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसके कारण हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट देखें बच्चों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एडवांस का। इसमें क्या हो जाता है, द वेव फंक्शन LM ये लिया हुआ है पूरा का पूरा, एन LM सबको पता है इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, इन द मैथमेटिकल फंक्शन, और ये सब टेबल में दिया हुआ है, कॉलम 1 2 3 यहाँ पे दिए हुए हैं और इसको हमें सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर, फॉर हीलियम प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, हीलियम प्लस आयन के लिए ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हमसे पूछा है। तो इसके अंदर हम देखें, पहला ऑप्शन हमको दिया है 1,1s, ठीक है, 1,1s दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल के लिए 1 दिया है यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी हमने देखा था 1s ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर केवल और केवल क्या रहता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है। तो इसके अंदर केवल एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 1s ऑर्बिटल के अंदर, तो एक करेक्ट हो गया। और फिर यहाँ पे लिखा है s में क्या लिखा है, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4 is 27/32 times of the energy needed to excite electron from n is equal to 2 to n is equal to 6, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, इसको हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी हमें पता है कितना होता है, -13.6, ठीक है, z²/n², ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 में जो एनर्जी आएगी तो वो कितना आ जाएगा हमारे लिए, 2 से 4 में एक्साइट करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, सो दैट विल बी 1/2²। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले केस में क्या आ जाएगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं हम, सो 1/2² माइनस 1/4²। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 16 और ये 4, सो दैट विल बी 16 माइनस 4/16 इंटू 4, इस तरीके से आ जाएगा। सो दैट विल बी 12/16 इंटू 4। और दूसरे में कितनी करनी है हमें, 2 से लेके 6 तक, तो दूसरे वाले में कर लेंगे 2 से लेके 6 तक, सो दैट विल बी 1/4 माइनस 1/36। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेट विल बी 32/4 इंटू 36। ठीक है, इसको ले लेते हैं E1 और इसको ले लेते हैं E2।
और अगर हम दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करें 12 16 बाई 16 इंटू 4 32 4 इंटू 36, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 बाई 32 ही आ जाएगा वैल्यू। तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो 11S इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें सेकंड क्यू, ओके। सेकंड क्यू में देखें 2s ऑर्बिटल के लिए 1 रेडियल नोड होगा एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉट का क्यूब। तो यहाँ पे देखें बच्चों, जो हमने पहले आपको बताया था फॉर 2s ऑर्बिटल, ठीक है, 2s ऑर्बिटल में जो हमने लिखा था इक्वेशन को, यहाँ पे देखें, ठीक। तो जो हमारा 2s ऑर्बिटल है उसमें जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो कैसी आती है, लीनियर इक्वेशन आती है, ठीक। 2s ऑर्बिटल के अंदर जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी। यहाँ पे और पीछे चलते हैं इधर, ठीक। 2s ऑर्बिटल के लिए देखें तो एक लीनियर इक्वेशन आती है यहाँ पे इस तरीके से और एक आती है, और यहाँ पे देखें क्या है, z बाई ए नॉट टू द पावर 3/2। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है z बाई ए नॉट टू द पावर 3/2, ये बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉमन ही है, ठीक है, ये काफ़ी कॉमन चीज़ रहती है। चले, तो इसके अंदर क्या रहता है, जो 2s है हमारे पास, तो इसके अंदर 3/2 यहाँ पे है, z बाई ए नॉट टू द पावर 3/2, बाकी लीनियर इक्वेशन इस तरीके से है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2s के अंदर एक रेडियल नोड आएगा। हाँ भाई, एक रेडियल नोड आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर हमारा इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ पे नोड आ जाएगा, साई वर्सेस आर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके लिए आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द न्यूक्लियस इज ए नॉट टू द पावर 3। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा यहाँ, कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है साई का, ठीक है। तो साई में अभी हमने क्या देखा, z बाई ए नॉट टू द पावर 3/2। अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, z बाई ए नॉट टू द पावर 3 आ जाएगा। अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट टू द पावर 3 आ जाएगा। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ओके। चले, फिर देखें 2pz ऑर्बिटल। 2pz ऑर्बिटल को देखें, अच्छा 2pz ऑर्बिटल तो इसमें है नहीं अभी यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे इसको बाद में देखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो गया है, ठीक, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ये देखें फर्स्ट थर्ड आर, ठीक है, फर्स्ट थर्ड में गए तो 1s ऑर्बिटल में cos थीटा नहीं आता है। 1s ऑर्बिटल के अंदर केवल रेडियस के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है साई का। तो cos थीटा कहाँ पे आता है हमारा, cos थीटा आता है 2pz के अंदर। तो 2pz के अंदर cos थीटा आएगा, ठीक है। तो 1s में ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें 1 ठीक है, तो 1 आर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1s के अंदर सिर्फ हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आर में क्या लिखा है यहाँ पे देखें, तो आर में क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। तो ये हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब साई स्क्वायर वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो ऐसा ही जाता है। तो मैक्सिमम पोजीशन कहाँ आती है, आर इज इक्वल टू 0 पे आती है 1s के लिए, लेकिन हमारे लिए किसी काम की होती नहीं, क्योंकि मैक्सिमम न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। हालांकि ये ग्राफ के हिसाब से तो ये आंसर सही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात ये नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे, केवल साई स्क्वायर की बात कर रहा है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा यहाँ बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, यहाँ पे देखें उसने नीचे ही हुआ है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे देखें फॉर गिवन ऑर्बिटल द ओनली करेक्ट ऑप्शन, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताना है, कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे देखें सेकंड पी, ओके, सेकंड पी। इसमें देखें अगर
तो सेकंड पी में देखो यहां पे सेकंड पी, ये वाला ग्राफ है। तो 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होगा, सही है। और ये ग्राफ इस तरीके से आएगा साई का, तो भाई साई का ग्राफ ये सही बना हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक रेडियल नोड है, यही जो है अपना एक नोड आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। चलो, तो पहला वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आ गया, हालांकि इसमें सिर्फ करेक्ट ही पूछा है, लेकिन बाकी ऑप्शन में भी बता देता हूँ कि क्यों रॉन्ग है। जैसे फर्स्ट सेकंड एस को देखें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एस। तो अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड एस को, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एस, तो इधर क्या लिखा है, 1s में एक रेडियल नोड आएगा, जो कि गलत है, 1s में कोई रेडियल नोड नहीं आता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। 4 ठीक है, 4 ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3dz ऑर्बिटल के अंदर, ओके, यहाँ पे हमारा xy प्लेन के अंदर नोडल प्लेन होता है, तो dz2 में कोई भी नोडल प्लेन हमारा नहीं होता है, dz2 के अंदर नोडल प्लेन नहीं होता, उसमें केवल एक कोनिकल नोडल सरफेस होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन लिखा है यहाँ पे 3p, ओके, यहाँ पे देखें लास्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 3p लिखा हुआ है, तो उसको देखें, 3 में आ रहा है हमारा 2pz ऑर्बिटल, 3 के अंदर cos थीटा है, हाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे होता है, एंड p के अंदर ये ग्राफ आ रहा है 2pz का, तो 2pz का ग्राफ जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर नोड नहीं आएगा इस तरीके से, यहाँ पे इसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रही है हमको, तो अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो वहाँ पे नोड हमारा इस तरीके से आएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पे नोड नहीं आता है, ओके। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 ही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें बच्चों, इसके अंदर फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा, खैर इसमें आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डी। तो अगर हम इसको देखें भी तो 1,1s, तो चलो अगर इसी को देख लें हम 1,1s को, ठीक, तो इसके अंदर ठीक है 1,1s, ठीक है, तो s अभी हमने देख ही लिया स्टार्टिंग में, करेक्ट है। और 1s ऑर्बिटल के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और ये वाला अभी हमने ऑप्शन देख ही लिया, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन उसके अंदर रॉन्ग होंगे, ठीक है, तो वो तो आप खुद ही समझ जाएंगे इसके अंदर। तो बच्चों ये हमारा एडवांस वाला टॉपिक है, ठीक है। एडवांस वाला टॉपिक थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप अगर वीडियो को बार बार देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको करना है। एडवांस के क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे हम एडवांस की वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें, कमेंट कर दें, सॉरी, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें।